कुछ कहा। क्या कहा टू रिएक्शन थ्योरी ने? ये कहती है कि जो आर्मेचर में हमने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है, एक्चुअल में फ्लक्स प्रोड्यूस क्यों हुआ है वो बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यू हैव प्रोड्यूस माय मेन फ्लक्स, ठीक है। इस मेन फ्लक्स ने ईएमएफ इंड्यूस किया, ठीक है, यानी कि ई जी इवेल्युएट किया, जनरेट किया। ईजी की वजह से वोल्टेज जनरेट हुआ वी, एंड बिकॉज ऑफ वोल्टेज एक करंट फ्लो हुआ आर्मेचर में आई ए, ठीक है। अब जब किसी में भी ये करंट ट्रेवल करेगा तो इसने क्या किया, ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विच इज ऑफ फाई ए, आर्मेचर का फ्लक्स, ठीक है। तो अब फाई ए इंटरैक्ट करेगा फाई से, तो आपस में इंटरैक्शन हुआ, दिस वाज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। बट ऐसा तो होता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हुई, दैट इज सेलिएंट पोल मशीन। सेलिएंट पोल मशीन में, ठीक है, एक चीज और हुई। सिलेंड्रिकल मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल मशीन में क्या है, इट्स ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर है एक सिलेंडर, ये मान लो एक सर्कल ये हो गया, रोटर भी इसका सर्कुलर शेप का है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें सर्कुलर शेप की हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है एट एनी पॉइंट इज सेम, ठीक है, हर जगह ये सेम है। एंड अगर ये गैप सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस एयर गैप, ठीक है, एयर गैप अगर सेम है तो इट मींस सिंपली रिलक्टेंस आर, और समवेयर इट इज रिटन एज एस, ठीक है। अगर आप बुक्स देखोगे तो रिलक्टेंस आर से भी डिनोट किया जाता है, एज वेल एज इट इज डिनोटेड एज एस ऑल्सो, ठीक है। अगर आप डीपी कोठारी पढ़ोगे तो शायद वहां पे एस से डिनोट किया है, ठीक है। एंड अगर आप अशफाक हुसैन वगैरह कोई चीज पढ़ोगे तो वहां पे आपको आर से डिनोट किया है, ठीक है। तो रिलक्टेंस की बात की गई कि आइदर नहीं, मतलब जब सिलेंड्रिकल केस था तो दिस एयर गैप इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है, द रिलक्टेंस इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है, चाहे वो किसी भी एक्सिस पे मेजर करना हो, ठीक है, ऑल अराउंड द कर्वेचर इट इज सेम। बट जब हमारे पास सेलिएंट पोल मशीन थी तो सेलिएंट पोल में रोटर ऐसा नहीं था। रोटर कैसा था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। मानते हैं कि हमारे पास टू पोल रोटर है, तो हमारे पास रोटर इस शेप का था, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं रहा, यहां पे एयर गैप कम है बल्कि यहां पे एयर गैप ज्यादा है, ठीक है। तो एयर गैप ज्यादा हुआ और कम हुआ, तो इसकी वजह से आया नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक है। जब ये नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप आया, इसकी वजह से देखो रिलक्टेंस भी अलग अलग हो गया, तो यहां पे फ्लक्स कंटेंट ज्यादा था, ठीक है, आर्मेचर का फ्लक्स कंटेंट यहां ज्यादा रहा, एंड इस डायरेक्शन में आर्मेचर का फ्लक्स कंटेंट कम रहा, ठीक है। एयर गैप ज्यादा, सिंपली इतना समझ लो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम, इसी तरीके से अगर एयर गैप ज्यादा रिलक्टेंस ज्यादा तो फ्लक्स कम, ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे चाहे ये एक्सेस कंसीडर करो चाहे ये एक्सेस कंसीडर करो, एयर गैप वॉज सेम, एस वॉज सेम और आर वॉज सेम, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बहुत चेंजेस आए, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी आई, जिसकी वजह से, ठीक है, मेरी जो मशीन है दैट वॉज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप एंड हेंस अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स वॉज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो अब ये जो फ्लक्स जब नॉन यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो ये मेन फ्लक्स पे भी अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो यहां पे आया कॉन्सेप्ट कि अब जब दो, अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस ये और एक एक्सेस ये,
ठीक है, इस एक्सिस को कहा गया डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है, जो पोल के साथ लाई करती है, और इस एक्सिस को कहा गया सर स्क्रीन क्वाड्रेचर। सर साफ नहीं आ रही स्क्रीन। नहीं यार, हाँ तो विजिबल देख है। रही, नेटवर्क सही नहीं बोल होगा रही। तुम्हारे पास। ठीक है, एक आध मिनट वेट कर विजिबल लो। है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो क्लियर तो भाई नीरज। हमारे पास दो एक्सेस हो गई, एक हो गई डायरेक्ट एक्सेस, एक हो गई क्वाड्रेचर एक्सेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस वो वाली एक्सेस है जहां पे मैक्सिमम फ्लक्स कंटेन्ड था। ठीक है, किसका? आर्मेचर का। एंड क्वाड्रेचर एक्सेस वो वाली एक्सेस जहां पे मिनिमम फ्लक्स कंटेन्ड था उसका आर्मेचर रिएक्शन का। ठीक है, तो अब जो टोटल ईएमएफ, अगर मैं यहाँ पे पूरे सरफेस पे एक कंडक्टर्स बना दूं, तो जो टोटल ईएमएफ है वो एक कॉइल यहां से इनिशिएट होती है, लेट अस एग्जांपल, एंड वो यहां तक जाती है। ठीक है, तो इस पूरे हाफ में हमारे पास ईएमएफ यहां भी प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ यहां भी प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ यहां भी प्रोड्यूस हुआ। तो टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू द ईएमएफ प्रोड्यूस इन दीज कंडक्टर्स प्लस दीज कंडक्टर्स एंड द रिमेनिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कंटेंट was equal to the EMF produced directly in direct axis as well as in quadrature axis। तो ये चीजें अंडरस्टैंडिंग की हुई। तो टू रिएक्शन थ्योरी में क्या हुआ, दिस एक्सेस जो आप रिएक्टेंस पढ़ते थे या एक्स आर जो आप पढ़ते थे, दैट वाज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स, नेमली एक्स डी एंड एक्स क्यू। तो क्वाड्रेचर, ये टू रिएक्शन थ्योरी बेसिकली इसलिए डाली गई कि हमने एक्सेस को दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक डायरेक्ट एक्सेस पार्ट और एक क्वाड्रेचर एक्सेस पार्ट। ठीक है, क्लियर? तो टू रिएक्शन थ्योरी क्यों थी, अगर कोई पूछता है तो आप सिंपली इतना लिखोगे कि टू रिएक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड फॉर the non-uniform air gap of salient pole machines which produces non-uniform armature reaction। ठीक है, the two axes which are formed are actually direct axis and other one is quadrature axis। तो ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस दो कंपोनेंट प्रोड्यूस हुए जहां पे दो रिएक्टेंसेस होंगे अलग अलग। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्स डी लिख दिया है, एक रिएक्टेंस ये है, एक रिएक्टेंस ये है। लेकिन पहले हमने डिफाइन किया द डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस वो वाली एक्सिस है जो रोटर के शाफ्ट के बिल्कुल फ्रंट में होती है। ठीक है, ये रोटर, दिस रोटर इज ऑलवेज रिवॉल्विंग, तो दिस एक्सिस ऑलवेज शिफ्ट या सर्कुलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, सर्कुलर मोशन वाला मतलब कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है टू रिएक्शन थ्योरी किस उस पे अप्लाई होती है, रोटेटिंग नेचर पे होती है या स्टैंड स्टिल कंडीशंस पे होती है, तो इट इज बेसिकली अप्लाइड ऑन दैट्स रोटेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी आप रोटर की एक्सिस के अलोंग चल रहे हो। ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस एक्सेस पे हम टू रिएक्शन थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली रोटर पे या स्टेटर पे या अदर फॉर्म्स दिए हुए थे, तो वहां पे आपका द ऑप्शन वाज रोटर। ठीक है, रोटर की रोटेटिंग फ्रेम होता है ये एक्चुअल में। चलिए, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं प्रॉपरली, तो डायग्राम से आपको कुछ चीजें, थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है,
चलिए हमने 2 पोल रोटर मान लिया, एक हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल, एक हो गया हमारे पास साउथ पोल, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 फेजेस हो गए. दिस इज ए डैश, देन इट इज बी, B dash, then it is C dash and C. ठीक है. ये जो एक्सेस है वर्टिकली अपवर्ड्स, यहाँ पे हो रहा है आपका मैक्सिमम फ्लक्स इंटरैक्शन. तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, लेट दिस बी आर. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है. ठीक है, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो हमने फील्ड अपनी एक्साइट की हुई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फ्लक्स इज दिस वे, या ये कह लो दिस इज फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, दिस रोटर इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद a स्पीड ऑफ ns. ठीक है. जब ये ns स्पीड से रोटेट हो रहा है, ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इन कंडक्टर्स में डॉट्स, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब ये रोटर मेरा कंटिन्यूसली मूव कर रहा है. ठीक है. अब मैंने क्या किया, मैंने इस रोटर के ये एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, इस वोल्टेज से हमने क्या किया, एक लैगिंग लोड लगा दिया जो कि IA नेचर का था. ठीक है. वी हैव अप्लाइड अ लैगिंग लोड टू दिस सिस्टम. ठीक है. तो जब हम लैगिंग लोड हम इस चीज पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से अ लैगिंग करंट वुड बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है. लेट अस कंसीडर जो लैगिंग करंट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज लैगिंग बाय अ सर्टेन एंगल ऑफ फाई. तो यहाँ पे वो फाई मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस से हमारा, अगर ये बी आर है, एक करंट प्रोड्यूस हो गया, लेट अस कंसीडर IA. ठीक है. एंड सिंस IA इज प्रोड्यूस्ड 90 डिग्री आउट ऑफ फेज टू दिस. ठीक है. तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा अपनी फ्लक्स को. ठीक है. करंट से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस करंट से, जो कि क्या था, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज था. दिस वाज इक्वल टू फाई ए, दैट इज आर्मेचर फ्लक्स. ठीक है. अब ये जो फ्लक्स है, अगर हम देखें, इस चीज को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. एंड दिस एक्सिस इज नोन एज डी एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नोन एज क्यू एक्सिस. ठीक है. डी एक्सिस, क्यू एक्सिस, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का है. ठीक है. एंड दिस इज अगेन फाई. ठीक है. ये हो रहा है हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस आर्मेचर की वजह से. अब यहां पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम. अगर इससे 90 डिग्री है, इससे 90 डिग्री, इससे नहीं, EF से होगा, छोड़ो. तो हमारा क्या है, ये दिस कंपोनेंट कैन बी, दिस flux can be resolved into 2 components. One component is 90 degree in out of phase, 90 degree, that is 180 degree out of phase with D axis, और दूसरा है हमारा Q axis के along. तो ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. ठीक है. एंड ये प्रोड्यूस कर रहा है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. ठीक है. यानी कि ये अगर मेरा मेन फ्लक्स है तो ये वाला पार्ट उस फ्लक्स को, इस फ्लक्स को रिड्यूस कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, उस पार्ट को कम कर रहा है. अब दिस फ्लक्स इज, ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये इस रिलक्टेंस की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इस एयर गैप की वजह से. ठीक है. जबकि ये वाला जो फ्लक्स है ये प्रोड्यूस हुआ है इस रिलक्टेंस की वजह से.
ठीक है। तो आपको अब दो फ्रेम समझने पड़ेंगे, एक फ्रेम जो वर्टिकली अपवर्ड है जो इस रोटर के साथ साथ चल रहा है, और एक रोटर के 90 डिग्री चल रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में है, दिस इज नॉट मैकेनिकल डिग्रीज। मैकेनिकल डिग्रीज में अगर इवेल्युएट करोगे तो अलग आएगा, सिंस रोटर अगर नंबर ऑफ पोल्स 2 होते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री हो जाता है, लेकिन जब नंबर ऑफ पोल्स आर ग्रेटर देन दिस तो हम चेंजेस हो जाते हैं, चेंज सिस्टम में चेंज आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा अंदर का सिनेरियो जो हमारा रिजेंबल करता है। ये रिलक्टेंस हो गया हमारा, दिस इज माई एयर गैप, एंड यहाँ पे जो एयर गैप है वो थोड़ा सा है, दिस पार्ट। तो ये पार्ट अगर कम है इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है कंटेन्ड इन दिस रीजन, ठीक है, जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा होगा, वेयर एज ये अमाउंट ऑफ एयर गैप इज वेरी लार्ज, तो इसका मतलब यहाँ पे दिस फ्लक्स प्रोड्यूस जो होगा यहाँ पे वो कम नेचर का होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, IA को दो पार्ट में रिजॉल्व किया। IA is resolved in two parts, but one is ID and other one is IQ, क्योंकि अब हमारे पास दो फ्लक्सेस हैं, एक इस डायरेक्शन का एक इस डायरेक्शन का। ठीक है, तो उसने IA को स्प्लिट किया D एक्सिस की फॉर्म में एंड Q एक्सिस की फॉर्म में, ये चीज है। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय एंड्रे ब्लॉन्डल, ठीक है, जिन्होंने ये थ्योरी दी कि हम जो जितना भी फ्लक्स कंटेन्ड है मशीन में उसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व करें। ठीक है, एक वो पार्ट जो इन फेज विद है रोटर एक्सिस के, और एक वो पार्ट जो आउट ऑफ फेज है 90 डिग्री के विद रोटर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टू रिएक्शन थ्योरी। अब इसकी वजह से सिस्टम में कुछ कुछ चेंजेस आए। ठीक है, यानी जो फेजर डायग्राम हम बना रहे थे अब तक उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए, पहला तो चेंज यही आया, जो हम IA बना रहे हैं उसको हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, कौन से दो पार्ट, एक वो पार्ट जो D एक्सिस फॉर्म कर रहा है और दूसरा पार्ट Q एक्सिस वाला। ठीक है, तो अब D एक्सिस कैसे रिजेंबल करें, D एक्सिस इज इन फेज विद E। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस को एक्सटेंड करूं E को, तो ये एक्सिस इसके इक्वल हो गए, एंड दिस एंगल इज डिनोटेड एज साई। ठीक है, वेयर एज दिस एंगल इज डिनोटेड एज डेल। ठीक है, तो अब जो हमारा फेजर डायग्राम है वो स्लाइटली इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो गया। ठीक है, मॉडिफाई कैसे हुआ, मॉडिफाइड अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, लेट अस टेक द रेफरेंस वैल्यू E। ठीक है, अब हम मानते हैं कि हमने E को एज अ रेफरेंस ट्रीट कर लिया, तो वोल्टेज जो V है वो आपका सर्टेन लोड एंगल डेल से लैग कर रहा है। ठीक है, तो अब हम V को लिखेंगे एज V एंगल ऑफ माइनस डेल। ठीक है, एक्चुअल में दिस एंगल इज लैगिंग, तो लैगिंग है तो V ऑफ माइनस डेल। ठीक है, एंड अगर हम ये कंसीडर करते हैं जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी V से लैगिंग है बाय एन एंगल ऑफ 5, तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास ये एंगल हो गया साई। तो दिस करंट IA एंगल ऑफ, या तो हम लिख लें माइनस टाइम्स ऑफ डेल प्लस 5, या सिंपली लिख लें IA और IA एंगल माइनस साई। ठीक है, दोनों ही चीजें सेम है। अब IA को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, जैसा कि मैंने D एक्सिस थ्योरी में बताया। एक पार्ट हो गया हमारा ये पार्ट जो हो गया, और एक पार्ट हो गया हमारे पास ये पार्ट। ठीक है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस हैं दोनों के दोनों। ठीक है, क्लियर, एंड दिस पार्ट रिजेंबल्स माय ID एंड दिस पार्ट रिजेंबल्स माय IQ। ठीक है, अब अगर मेरे को EMF इवेल्युएट करनी है तो मैं इवेल्युएट करूंगा एज
ID into XD and IA into XQ, sorry, IQ into XQ, एंड इसको भूल जाओ। ठीक है, तो यहां पे ये चीज बनी है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ स्लाइटली, इसको आईडी की टर्म्स में, आईडी ये वाला है, अगर हम एक्स, अगर हम आर, यहां पे हमने कंडीशन अप्लाई, आर ए इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, आर ए को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हम आर ए को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, मैं आर ए को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, तो यहां से हमारा बनता है इस फेज में आई ए आर ए, एंड देन इट इज प्रिपेयर्ड ठीक है, तो यहां पे हमने कंडीशन में आर ए को नेग्लेक्ट किया था। अगर आर ए नहीं नेग्लेक्ट होता है तो इस टाइप से ट्राइंगल बनते हैं आई ए आर ए, क्योंकि रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस आई ए से मल्टीप्लाई होकर आपको ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर हाँ सर बेटा, इसका एक बार जो अपने साइड में जो ग्राफ बनाया है सर, एक बार दोबारा बता दो। चलिए, तो किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब तक हमने जितने भी डायग्राम बनाए वहां पे हमने रेफरेंस लिया है वोल्टेज को। अगर हम अब डायग्राम्स जो हम बनाएंगे उसमें हम रेफरेंस लेते हैं, लेट्स अस कंसीडर E इज माय रेफरेंस। ठीक है, जनरेटर की मैं बात कर रहा हूं एंड E इज माय रेफरेंस। ये एक रेफरेंस लाइन मैंने सेट कर दी कि हाँ मेरी ये वैल्यू एक्सक्यूज मी हाँ बेटा, सर, किसी भी फेजर में हमें वोल्टेज लेना है या एमएफ को लेना है या करंट को लेना है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोई फेजर बना रहे हैं डिपेंड, उसमें ये वोल्टेज चीजें लें डिपेंड या करंट लें? विकास, ये चीजें डिपेंड करती हैं सीरीज सर्किट है या आपकी पैरेलल सर्किट है। अगर पैरेलल सर्किट होती है तो वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, जबकि सीरीज सर्किट में ओके सर। हमारा वोल्टेज डिफर करता है, तो हम वोल्टेज के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको देख रहे हो ज्यादातर केसेस में ओके क्या सर। है, आप जितने भी केसेस बनते हैं उसमें आप V को ही रेफरेंस लोगे। ठीक है, अब लेकिन अब वोल्टेज को जब रेफरेंस लोगे तो वोल्टेज भी क्या है, कहीं इंटरनल वोल्टेज है, कहीं एक्सटर्नल वोल्टेज है। यानी जनरेटर के केस में ईएमएफ इज, जो एक्चुअल जनरेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो तो है ई, लेकिन हाँ वो जब बाहर तक पहुंचती है जनरेटर में ही कुछ ड्रॉप्स हो जाते हैं, तो जब वो बाहर तक पहुंचती है दैट इज वी। तो हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम अपनी रेफरेंस को सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपने ई लिया, नहीं मैं, मेरा मन नहीं है, आई वांटेड टू टेक वी एज माय रेफरेंस, मैंने मना नहीं किया। ठीक है, आप V को भी आप रेफरेंस ले सकते हो। जब आप V को रेफरेंस लोगे तो जो E होगा उसका रेफरेंस यहां चले जाएगा, लेट अस कंसीडर। ठीक है, दिस इज माय E लाइन विच इज लीडिंग बाय सर्टेन एंगल ऑफ डेल। तो यहां पे हम लिखेंगे, अभी ये नहीं लिखते, दिस इज माय V एंगल एंड V से मेरा लैग कर रहा है IA। ठीक है, तो अगर मैं IA लिखूंगा तो वो IA इसके पैरेलल में होंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर दीज ड्रॉप्स आर IA ड्रॉप्स। ठीक है, वो इसी के सीरीज में होंगे साथ साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई भी एंगल चेंज नहीं होता है। किसमें चेंज होता है, या तो कैपेसिटेंस में या इंडक्टेंस में, वो भी 90 डिग्री लीडिंग 90 डिग्री लैगिंग। ठीक है, जो भी होता है कंडीशंस। ओके सर। ठीक है, अब लेकिन ये बात हो रही है वोल्टेज की। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना, जो आप करंट होते हो, करंट में आप 90 डिग्री लैगिंग बनाते हो, लेकिन जब आप वोल्टेज की बात करोगे, इस ड्रॉप में वोल्टेज वो क्या होगा, इससे 90 डिग्री आगे होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा यहां पे हम कंसीडर करते हैं दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब
आई ए ये जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं डी एक्सिस, ठीक है। जो आपने ये बनाई दिस इज नोन एज डी एक्स, सॉरी हाँ डी एक्सिस, दिस एक्सिस इज नोन एज डी एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नोन एज क्यू एक्सिस, ठीक है। हालांकि डी एक्सिस से 90 डिग्री लैगिंग होता है हमारा आई डी एंड आई क्यू एक्सिस से 90 डिग्री लैगिंग होता है हमारा आई क्यू, ठीक है। 90 डिग्री लैगिंग है, होना वो इस डायरेक्शन में चाहिए था, ठीक है, बना दिया उस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्सिस हम कौन सी एक्सिस है, वो एक्सिस जहां पे मैक्सिमम ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब हमने इस एक्सिस से 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री हमारा बनाया दिस पार्ट एंड दिस एक्सिस इज नोन एज क्यू एक्सिस, ठीक है। अब आई ए को हमने रिजॉल्व किया दो पार्ट में, एक बनाया हमने आई डी और एक बनाया हमने आई क्यू, ठीक है। इस वाले से 90 डिग्री आगे होगा हमारे पास दिस इज आई डी एक्स डी एंड दिस इज आई क्यू एक्स क्यू, ठीक है, एंड दिस इज माई ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का एंगल क्या है, ईएमएफ का एंगल है डेल, ठीक है, ये चीजें हैं एंड दिस टोटल एंगल इज जाई। यहां पे हमने जो लिया था वो वोल्टेज का एंगल लिया था वी एंगल ऑफ माइनस डेल, ठीक है। यहां पे हमने वी एंगल 0 ले लिया, तो रेफरेंस कैन बी सेट बाय अस। अगर मैं चाहता हूं इस फ्रेम को थोड़ा सा घुमा दूं 90 डिग्री, थोड़ा सा सॉरी डेल्टा टाइम्स में रोटेट कर दूं, तो हम ई को रेफरेंस ले लेंगे, दिस विल बी सेट एज 0, ठीक है। अब इसका रेफरेंस का लेने का पर्पस क्या था, जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो हम निकालते हैं ई डॉट वी, ठीक है। तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन यू विल डिस्कस कि यहाँ पे दो एंगल्स एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, एंड जिसको हमने रिजॉल्व किया एक ही एंगल से, साई से। तो साई पे मैप करना आसान होता है, लोड एंगल पे इस एंगल साई पे मैप करना किसी चीज को आसान होता है जनरेटर के लिए, इन केस ऑफ जनरेटर्स स्पेशली। तो हम साई पे मैप करते हैं, डेल पे मैप कोशिश करते हैं कि कम से कम रहे, डिपेंडेंसी लोड एंगल पे कम रहे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ई एंगल माइनस डेल, सॉरी इस केस में ई एंगल ऑफ डेल मल्टीप्लाइड बाय वी एंगल 0। उस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में बन जाएगा ई एंगल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय वी एंगल ऑफ माइनस डेल, ठीक है। चीजें सेम रहेंगी, ओनली थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफरेंसेस आएंगे। यहां बन जाएगा ई वी मल्टीप्लाई हो गए कॉस ऑफ डेल, प्लस है तो जे साइन डेल, ठीक है। बट इधर पे क्या आएगा, ई वी कॉस ऑफ डेल माइनस जे साइन डेल, ठीक है। तो वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है, अगर आपको ये प्लस वाला साइन चाहिए तो ठीक है, माइनस वाला साइन चाहिए तो सही है, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपलर बनाने के लिए हमें जो लगता है, जो ग्राफ सुटेबल रहता है वो हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सेम ग्राफ है, ठीक है, बोथ द ग्राफ्स आर सेम। अब कहीं पे देखना, कई जगह पे हम इस चीज को यूज करेंगे, देखो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं इस v को लेके जाता हूं ऊपर, दिस विल बी v cos ऑफ डेल, ठीक है। कई अभी हमने ये वाला ग्राफ बनाया, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे फर्दर आगे लोड एंगल कर्व की, इस अब देखो प्रीवियस केस में पावर एंगल क्या था, EV अपॉन एक्सेस साइन ऑफ डेल, दैट वाज PE, है ना। लेकिन जब यहाँ पे V की फॉर्म चेंज हो गई, V बन गया V एंगल ऑफ डेल एंड E बन गया समथिंग डिफरेंट, एंड एक्सेस इज चेंज्ड इनटू XD प्लस J टाइम्स XQ, दो हो गए ना रिएक्टेंस। तो इसलिए हमें क्या हुआ, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ा फॉर सेलियंसी, फॉर सेलियंट जनरेटर्स ये इक्वेशन मॉडिफाई होगी। तो जब वो मॉडिफाई होगी वो यहां से होगी, ठीक है। आगे
यू आर मिक्सिंग द टू लेक्चर्स, नथिंग एल्स। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। एंड ये हमारे पास क्या है, दिस इज IDXD, यहाँ से एज इट इज मैक मार्क हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट रीजन होगा, RA को नेग्लेक्ट कर देंगे तो दिस पार्ट विल बी नेग्लेक्टेड। अगर कंसीडर करना है तो यहाँ पे बन जाएगा IA RA, दिस एंगल, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज डेल फाई, तो यहाँ बन जाएगा cos ऑफ फाई। वी नो पावर फैक्टर एंड वी नो साई, ठीक है। तो दो चीजें से इवेल्युएट हो जाएगा हमारा लोड एंगल। तो इस तरीके से, हाँ बेटा। सर ये जो डेल एंगल है और ये जो साई एंगल है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेटा डेल है एंगल बिटवीन V एंड E, ठीक है। साई है इज अ एंगल बिटवीन E एंड IA। एक्चुअल में जो जनरेटर की बात करूं तो जनरेटर में वोल्टेज जो डेवलप हो रही है दैट इज E, एंड जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज IA। अब एक बार जो करंट प्रोड्यूस हो गई वो तो चेंज हो नहीं सकती फेजर में, ठीक है। यानी सिस्टम में जो करंट प्रोड्यूस हुई जी है, सर। चाहे वो V के लिए हुई हो चाहे E के लिए हुई हो, वो तो सेम है, क्योंकि इट इज अ सीरीज सर्किट, नेचर ऑफ द करंट इज सेम। तो इसलिए IA तो चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है, बस एंगल चेंज हो गया फॉर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस, ठीक है। मतलब सर हम वहाँ फाई को भी तो लिख सकते थे, साई लिखने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो इस चीज को पूछना चाह रहा हूँ। फाई को यहाँ पे इस रिजेंबल को फाई लिख सकते थे। हाँ मतलब कोई किसी, जैसे वहाँ डेल मान लिया तो यहाँ साई की जगह फाई लिख लेते तो वो भी तो कुछ बेटा फर्क आप पड़ता? है, आपको आपका मन कर रहा है मैं इस चीज को A लिखूंगा, नॉट अ इश्यू ना। आपका मन कर रहा है मैं तो A लिखूंगा, ठीक है। बट मैं जर्नली बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स में जो आपको नोटेशंस मिलेंगे दैट इज डेल आपको मिलेगा E एंड V के बीच का एंगल, एंड V एंड IA के बीच का एंगल फाई, एंड इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा साई मिलेगा, ठीक है। ओके ये सर। जर्नल ओके नोटेशंस सर। है। अब आगे कोई नोटेशन बनता है तो वो बनता है जाई, X बन के जाई, ठीक है। जी। हाँ, आगे कोई एंगल बनता है तो जाई बनता है। नहीं मैग्नेटिक सर्किट में जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा, जी ठीक है। सर। तो जैसे तो ये मतलब कोई पूछे कि भाई नोटेशन में अगर इसे अलग भी रख जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके की? प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी बेटा, लेकिन समझने के लिए ना जो राइटअप है वो ऐसा कहता है कि इस फॉलो स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो जनरली हमने साई क्या लिया है, ये लिया है। अगर आपका मन करे इसको साई लेने का और किसी सामने सेकंड पर्सन अगर नहीं ध्यान देता है इस चीज पे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अल्फा हमेशा मैग्नेटिक सर्किट्स का एंगल लिया जाता है। तो एक स्टैंडर्ड कुछ हम धीरे धीरे कुछ चीजें अडॉप्ट करते चल रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस बनाते चल रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। बस फेजर को हम रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं। फेजर क्या है, हमारी मर्जी है, मैं E पे रेफरेंस ले लूँ, मेरा मर्जी है मैं V पे रेफरेंस ले लूँ, नॉट अ इश्यू, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई। दिस इज माय फेजर डायग्राम फॉर सेलियंसी ऑफ द रोटर, जबकि पहले ये नहीं था, पहले सिंपली था IA RA एंड IA एक्सेस, सिंपल एक ग्राफ था, आई ना ये था ना ये था, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, अब दो कंपोनेंट में रिप्लेस कर दिया, एक ये IDXD और IQXQ, ठीक है। तो जब ये रिप्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से पावर एंगल कर्व में भी कुछ चेंजेस आए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका एक क्विज आया होगा, जल्दी से चेक करो, एक क्विज मैंने आपको शेयर किया है। सर एक बार इसकी हाँ, डेफिनेशन बता देना फिर से सर। किसकी? सर यही सर टू रिएक्शन थ्योरी की। बेटा टू रिएक्शन थ्योरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, एक जर्नल स्टडी मैं बता रहा हूँ, जर्नल स्टडी है अकॉर्डिंग टू सर आपकी आवाज कट रही है सर। बेटा तुम्हारी माइक में शायद कुछ इश्यूज है। जी सर। अकॉर्डिंग टू टू रिएक्शन, सर कर दिया है। हाँ मैं बता देता हूँ टू रिएक्शन थ्योरी क्या है। प्रॉब्लम, टू रिएक्शन थ्योरी ये बताती है कि जो हम रिएक्टेंस एक्सेस ले रहे थे वो एक्सेस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सेलिएंट पोल रोटर में एयर गैप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से
हमें x दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, एक हो गया xd और एक हो गया x क्यूब। डी वाला वो एक्सिस है जो स्ट्रेटली लाई कर रहा है इन पैरेलल टू रोटर एक्सिस। ठीक है, रोटर एक्सिस के पैरेलल में जो एक्सिस लाई कर रही है दैट इज डी एक्सिस, दैट इज डायरेक्ट एक्सिस, और 90 डिग्री क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, दैट इज क्वाड्रेचर का ये। अभी देखो, अभी मैंने आपके सामने टू पोल रोटर बनाया था, अब आप कहोगे क्वाड्रेचर एक्सिस सर ये कैसे क्वाड्रेचर हो गई? क्वाड्रेचर का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर मैं आपके सामने बनाता हूं कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, मेरा रोटर जो है वो 4 पोल रोटर है। दिस इज एन एस, चार ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, अब देखो ये एक्सिस मेरे लिए क्या है? डी एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस कहां पे है? सॉरी, क्यू एक्सिस कहां पे है? क्यू एक्सिस इन दोनों एक्सिस के बीच में बन जाएगी। ठीक है, विच विल बी 45 डिग्रीज इन मैकेनिकल। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल देखोगे तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ के बीच में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिखी थी हमने, P इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, हम इस इक्वेशन को पढ़ते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, वेयर P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पोल्स। जितने इस रोटर पे हमारे पोल्स होंगे, पोल्स कितने हैं? 4 पोल हैं, तो 4/2 कितना हो गया? 2 टाइम्स थीटा मैकेनिकल। थीटा मैकेनिकल वॉज 45 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। आ गया? ठीक है, तो क्यू एक्सिस बेसिकली वो एक्सिस है जहां पे हमारी जो ईएमएफ है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, अगर यहां पे मान लेते हैं दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम, दिस इज जीरो एंड दिस इज नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, अब एक साइकिल में, अब इसके साथ हुआ क्या? एक साइकिल के अंदर इसने पॉजिटिव नेगेटिव 4 साइकिल्स करके दिखाई, मतलब 2 साइकिल करके दिखाई एक रोटेशन में। एक बार रोटर अगर यहां से मूव किया पूरा, तो इसने एक रोटेशन में कितनी वो करी? साइकिल्स, 2 साइकिल्स बनाई है। ठीक है, तो इसलिए कंपेयर्ड टू 2 रोटर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? हाफ। ठीक है, यानी कि अगर मेरा ये रोटर 3000 आरपीएम पे पुराने वाला रोटर 3000 आरपीएम पे रोटेट हो रहा था, तो ये वाला रोटर मेरा जस्ट किसको होगा? 1500 आरपीएम पे रोटेट होगा। क्लियर हुआ चीज कुछ? बेटा कुछ क्लियर हुई चीजें? क्योंकि रोटर को समझना थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ बेटा, हेलो, अगर साउथ पोल में देखे तो एंगल कितना हो जाएगा तब? क्या चीज? अगर साउथ पोल में देखे तो एंगल कितना होगा तब? साउथ पोल में आप बताओ कितना होगा? नॉर्थ बन रहा है तो साउथ पोल में भी कितना बनेगा? आप बताओ मेरे को कितना बनेगा? दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज मैकेनिकल। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज हो जाएगा। यहां से यहां तक मेरा एक साइकिल होने के लिए 90 डिग्री, यहां से यहां तक होने के लिए 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना हो गया? 180 डिग्रीज। ठीक है, 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 टोटल हो गया। 360 में एक साइकिल हो जाती है 2 पाई होती है। यस। अब ये तो केवल यहीं तक हो गई एक साइकिल, और बचे हुए हाफ में एक और साइकिल, 2 साइकिल्स होती हैं, 2 साइकिल हो गई हमारी।
इन 1 रेवोल्यूशन। इसलिए कहते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी स्पीड कम करनी पड़ती है हमें। यस और नो? यही तो पढ़ा है आपने, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी। पोल नंबर ऑफ पोल्स अगर 2 है, P is equal to 2, it simply means synchronous speed is equal to 3000 RPM। अगर P is equal to 4 रख दूं, कितना हो गया? 1500 RPM। तो इसलिए मेरे रोटर को मैं 1500 RPM पे रोटेट करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 1500 RPM पे रोटेट करता हूं, हालांकि एग्जैक्टली 1500 RPM किसी भी जनरेटर पे रोटेशन नहीं होते, 1500 RPM से थोड़ा सा प्लस और माइनस चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 100% 1500 RPM अगर मेंटेन हो गए तो वो जनरेटर चाहे लोड डाला जाए उस पर, चाहे लोड उससे रिमूव किया जाए, उस कंडीशन में वो क्या फील करेगा? कुछ भी फील नहीं करेगा, वो एक कंटिन्यूस स्पीड से रोटेट कर रहा है। दैट इज माय केस ऑफ आइडियल जनरेटर। ठीक है, दैट इज माय केस ऑफ आइडियल जनरेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लेते हैं, आप चल रहे हो, एक स्पीड से चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर, कोई आपको पुश करे या कोई आपको रोके, पर आपको चलना है, एक कंटिन्यूस स्पीड से चलना है, तो क्या होगा? आप पे थोड़े बहुत इफेक्ट्स आएंगे। उस जो पर्सन ने आपको धक्का दिया है या आपको आगे से पुश कर रहा है, उसकी वजह से आपको कुछ रेजिस्टेंस, एडिशनल एनर्जी यू हैव टू स्पेंड। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहां हैं रोटर पे। क्लियर? बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्राफ समझ में जी आ सर। रहा है, अगर ये ग्राफ समझ में आ रहा है तो हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तो शायद टाइम हो गया है। आगे वाले लेक्चर में हम इक्वेशन निकालेंगे पावर एंगल कर्व फॉर नॉन सेलिएंट पोल रोटर्स। ठीक है, तो हम वहां पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी, दैट P इज इक्वल टू EV अपॉन एक्सिस साइन ऑफ डेल। ठीक है, जो कि हमारी सिलेंड्रिकल इक्वेशन है, सिलेंड्रिकल मशीन की इक्वेशन है पावर एंगल कर्व, वहां पे हम इस इक्वेशन को हटा देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन की बजाय दूसरी इक्वेशन डेवलप करेंगे एंड वहां पे देखेंगे जब हमारा सेलिएंट पोल रोटर जो होता है वो 2 टाइप की पावर जनरेट करता है। इसने तो केवल एक ही पावर जनरेट करी, दैट इज ईवी अपॉन, इसको हम कहते हैं वहां पे जो 2 टाइप की पावर एक जनरेट होती है, रिलक्टेंस पावर, दूसरी मैं भूल रहा हूं, 1 मिनट। चलिए मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। एक पावर होती है रिलक्टेंस पावर, तो इस पावर के साथ साथ रिलक्टेंस पावर और ऐड हो जाती है, वो हम बाद में देखेंगे केस। ठीक है, क्लियर? चलिए, एक क्विज और आया होगा आपके पास, यू नीड टू सबमिट दैट क्विज आल्सो। 2 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मतलब ये चीज समझ आ गई है तो हम यहां से प्रोसीड करेंगे। इस फेजर डायग्राम को मैं ऑलरेडी बना के रखूंगा बोर्ड पे एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं पहले से ही ड्रॉ करके रखूंगा इस फेजर डायग्राम को। चलिए, एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज? एल्स यू कैन लीव द क्लास। नो। ठीक है, ओके सर। किसी को कोई क्वेरी है तो वो रुक सकता है, एल्स आप जा सकते हो।